गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं जनवरी 6 ऑफ 2024 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पर मैं आर्टिकल्स को समझाने वाली हूँ या जितनों का भी एनालिसिस करने वाली हूँ वो सभी के सभी यूपीएससी के सिलेबस से रेलिवेंस रखते हैं। और अगर आपको इन ही आर्टिकल्स के फ़ोटो या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको पहला मैसेज मिलेगा जो कि टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप जितने भी पीडीएफ डेली के जो आते हैं डेली बेसिस पे वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे विद माइंड मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है नेवी के बारे में कि कैसे हमारी जो इंडियन नेवी है लगातार हम देख रहे हैं कि उनके शिप्स के ऊपर यहाँ पर हमले हो रहे हैं बार बार। कभी दिसंबर 6 को होता है, दिसंबर 12 को होता है, दिसंबर 18 को होता है। अलग अलग हमारे जो शिप हैं, जैसे कि प्लूटो के ऊपर ये हमला हुआ, चेन्नई जो हमारा एक शिप है INS इंडियन नेवी शिप चेन्नई, उसके ऊपर यहाँ पर एक हमला होने की बात हो रही थी। तो ऐसा ही कुछ हमें कल भी देखने को मिला है। तो कब की ये बात है? 5 जनवरी की बात है। तो यहाँ से हमारा जो एक शिप था जो कि आ रहा था अरेबियन सी के सहारे, अरब सागर के सहारे, इंडिया से जस्ट 448 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ही रह गया था। उसके ऊपर कुछ लोगों ने 5 से 6 लोग वहाँ पर आर्म्स लेके यानी कि बंदूकें या जो भी हथियार थे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए इसके अंदर 21 क्रू के मेंबर थे। 21 क्रू के मेंबर्स को यहाँ पर बचा लिया गया है। 15 क्रू मेंबर्स को सबसे पहले रेस्क्यू किया गया कमांडर के द्वारा। उसके बाद जो और हमारे जो क्रू मेंबर्स थे उनको भी यहाँ पर निकाल लिया गया। इसके अलावा जो ये शिप है, आप जो फोटो देख पा रहे हैं, MV लीला नॉरफॉक, देखिए इसका नाम क्या है, MV लीला नॉरफॉक। तो ये जो आप शिप देख पा रहे हैं, ये शिप यहाँ पर हाईजैक करने की कोशिश की गई। अब इसी शिप ने यहाँ पर जो INS हमारा चेन्नई है उसके पास पहले सिग्नल पहुँचा, वो वहाँ पर सर्वेलेंस कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद INS चेन्नई ने INS का क्या मतलब होता है? कभी भी आप INS अगर देखेंगे इंडियन नेवी के आगे हमेशा आता है और इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवी शिप, ठीक है। तो INS जो हमारा चेन्नई है उसने यहाँ पर मैसेज भेज दिया था यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस को कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हमारे साथ हो गई है। 5 से 6 आर्म के पर्सनल यहाँ पर चढ़ गए हैं। कहाँ का ये पूरा का पूरा वाक्य था? कि पूरा वाक्य हुआ जब हमारा जो शिप था वो सोमालिया के आसपास दिखाई दे रहा था, राइट। तो हमें पता है अफ्रीका की एक कंट्री है, वहाँ पर सोमालिया है। तो अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ऊपर मेडिटेरियन सी है, तो ये जो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं यहाँ पे आपको सोमालिया, ये जो आप जिसको हॉर्न ऑफ द अफ्रीका टाइप वो बोला जाता है ना, यहाँ पे है सोमालिया। और यहाँ पे फिर हम देख पाएंगे मेडागास्कर को। तो ये जो एरिया था अरेबियन सी के पास, यहाँ पर हमारा शिप यहाँ पर चल रहा था, जो कि काफ़ी दूर नहीं है क्योंकि यहाँ पे अरेबियन आप प्लेटो को देखेंगे और यहीं पे हम इंडिया को भी देख पाएंगे। कुछ ऐसा सा ये दृश्य था। शिप इस प्रकार से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो भी था उसको लेकर आ रहा था और ये पूरा का पूरा घटना हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एट स्टेक एट इन ढाका। देखिए लिखा गया है संजय भट्टाचार्य द्वारा। तो देखते हैं कि क्या बात यहाँ पर की जा रही है। माइंड मैप जो है उसके जरिए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि बांग्लादेश में 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं संडे को। तो जी बिल्कुल, आने वाला जो संडे हो रहा है उसको यहाँ पर बांग्लादेश में इलेक्शंस की देखे जाएंगे और उसी के रिलेटेड में यहाँ पर बार बार बात हो रही है। द हिंदू न्यूज़पेपर में हो या फिर यहाँ पे हो, लगातार कई आर्टिकल इसके ऊपर आए हैं। तो क्यों इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों ये एक टेस्ट है डेमोक्रेसी के लिए या फिर फंडामेंटलिज्म की अगर हम बात करते हैं। तो देखिए जो वीकेंड को इलेक्शन होने वाले हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल यहाँ पर निभाने वाले हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात हो या फिर जो फंडामेंटलिज्म है उसको कंटेन करने की यहाँ पर बात हो। तो यूनिक सा है थोड़ा
थोड़ा सा, क्योंकि कंपेयर हमारा एक पड़ोसी जो है पाकिस्तान, वो बांग्लादेश की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उनके जो इलेक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस या इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, बल्कि उनकी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को भी वो स्ट्रेंथन नहीं कर पाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में थोड़ा सा अलग माहौल है। बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशंस आर डिफरेंट देन पाकिस्तान। जो भी हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते हैं उनसे बहुत अलग रिश्ते हमारे बांग्लादेश के साथ हैं। सो इसी वजह से हम ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो पूरा आर्टिकल इसको देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, बैलेंसिंग ग्रोथ एंड पॉपुलर सपोर्ट। देखिए जो रूलिंग ग्रैंड अलायंस है ना, जो कि आपकी 15 साल से लगातार पार्टी बनाए जा रही है, लगातार वो यहाँ पर उनका देखा जा रहा है कि वो एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पर है, वो यहाँ पर लेके गई है शेख हसीना द्वारा। तो शेख हसीना कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो लगातार अभी भी इनकी ग्रैंड अलायंस इन्होंने बनाई हुई है, ग्रैंड अलायंस, और ये 15 साल से लगातार पावर में है। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, AL। क्या नाम है पार्टी का, अवामी लीग। तो ये हम यहाँ पर देख पाएंगे। फिर इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, अपना जो भी इनका पार्टिसिपेशन रहा है, जितने भी साल इन्होंने रूल किया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सोशल सपोर्ट नेटवर्क इंप्रूवमेंट काफ़ी दिखाई दिया है। लेकिन जो अभी भी नेशनल इकोनॉमी की पोजीशन है ना, खासकर कोविड की रिकवरी के बाद से और जब से यूक्रेन में वॉर हिट हुआ है, वो थोड़ा सा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है, बेरोजगारी को बढ़ाते हुए बांग्लादेश में दिखाई दी है। और ये IMF, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट बताई गई है। और इसी वजह से जो AL यानी कि अवामी लीग, जो कि हेड आप देख पाएंगे कि गवर्नमेंट जो है उनकी ये पार्टी है, तो उसकी तरफ थोड़ा सा पॉपुलर जो सपोर्ट था वो थोड़ा सा इससे अफेक्ट तो जरूर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, कंट्रोवर्सी सराउंडिंग केयर टेकर गवर्नमेंट। देखिए जो अपोजिशन है, मेनली जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी कि यहाँ पर 2 पार्टीज है, अवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी, और उसी के साथ अपोजिशन यहाँ पर हम देख पाएंगे BNP का, जो कि है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी। तो ये एक दूसरे के साथ वॉर में यहाँ पर है, एक तरीके से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वो लगातार चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर रूलिंग पार्टी को। जो BNP है उसका प्राइमरी एजेंडा ये है कि वो जो गवर्नमेंट है उससे एक तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट की डिमांड कर रही है, लोगों को कह रही है कि देखिए आप लोग इलेक्शन करवाइए, और जो ये बॉयकॉट कर रहे हैं ना पोल्स को, अगर उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो हम लोग ये जो पोल्स होने वाले, इलेक्शन होने वाले हैं, उनको बॉयकॉट कर देंगे, यानी कि इलेक्शन ही नहीं होने देंगे, पोल से नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी कुछ डिमांड्स हैं उनको पहले मानना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक पार्टीज़। यहाँ पर ये भी काफ़ी देखा जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी इस्लामिक पार्टीज़ हैं जिनके अंदर बांग्लादेशी इस्लामी छत्र साबिर या फिर शाबिर, वो भी BNP के साथ यहाँ पर अलाइन थी। उसके ऊपर कुछ यहाँ पर कोर्ट ने ही खुद ब खुद कुछ वॉर क्राइम्स कमिट किए गए हैं, जो कि लिबरेशन वार के दौरान वो उनके ऊपर लगाए गए हैं कि नहीं आप लोग कंटेक्स्ट नहीं कर सकते, आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो यहाँ के जो कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर इनको बंद कर दिया। तो ये इलेक्शन की जो पार्टीज़ है ये BNP के साथ सपोर्ट में आ गई कि चलिए ठीक है, हम तो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं ना, लेकिन इनडायरेक्टली तो हम तुम्हारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक एजेंडा दिखाई दे रहा है या फिर एक पार्टी फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो नेवरदलेस जो AL है, यानी कि अवामी लीग जो है, आवाम की जो बात कर रही है, वो काउंटर कर रही है या फिर एक तरीके से हटा रही है, कोर्ट में दोबारा से लेके जा रही है इन इस्लामिक ग्रुप को कि ये अपना जो वोटर बेस है उनको ब्रोडन कर रहे हैं। ये BNP के साथ मिलकर इनका जो वोटर बेस है उनको ब्रोडन कर रहे हैं, उनको वाइड बना रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो कि है द US एंड यूरोपियन क्रिटिसिज्म। देखिए जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी स्केप्टिसिज्म के साथ यहाँ पर देखा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शक की गुंजाइशें दिख रही हैं US और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, और इसका कुछ रीज़न है। वो रीज़न क्या है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन पेज में आर्टिकल लिखा गया RC राजा मोहन द्वारा, उनसे देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ऐसा देखने को मिला है। तो ये लोग कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए,
चाहिए, अगर आप डेमोक्रेसी में रहना चाहते हो तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसी वजह से इन्होंने कुछ वीज़ा के रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा दिए हैं। जो भी इंसान अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर थोड़ा सा भी रिस्ट्रिक्शन लेके आएगा, थोड़ा सा भी यहाँ पर मैं बोलूँ कि आप एक तरीके से बाधा लाएगा, उसके ऊपर वीज़ा के यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि नहीं आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, जिसको दिया भी गया था उनको वापस से ले लिया गया। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये एक क्रिटिसिज्म दिख रहा है कि ये बांग्लादेश की जो एस्पिरेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या फिर ग्लोबल प्रेजेंस में अपने आप को दिखाने के लिए, वो कहीं ना कहीं यूएसए और ईयू नहीं चाहता है, ऐसा बांग्लादेश की तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा है। ऑल्दो उनका क्या बात है वो हम पॉइंट ऑलरेडी समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। देखिए जो कंसेप्ट है ना न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो ट्रायल किए गए थे 2-3 टाइम फ्रेम में। सबसे पहला टाइम फ्रेम जो था वो था 1991 एंड उसके बाद 1996 में ये देखा गया। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वहाँ पर 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद जो वेलफेयर गवर्नमेंट है कि जो सबका भला चाहती है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो ओवरस्टेड रहती है 2006 तक। वो कहते हैं कि नहीं हम अभी तक आपका केयर टेकर गवर्नमेंट रहेंगे, हम टेक केयर करेंगे हर चीज़ों का, और इसी वजह से जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका डिस्पोजल हो जाता है यहाँ पर 2011 के अंदर जाके, जो कि 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाकर होता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से टैक्टिस थी कि गवर्नमेंट जो सत्ता में है वही सत्ता में यहाँ पर रहना चाहती है। वो कहते हैं कि देखिए हम केयर टेकर है, हम सभी का ध्यान रखें, इलेक्शंस की क्या ज़रूरत है, हम तो आप लोगों का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर है ही। उन्होंने संविधान में ही वहाँ पर अमेंडमेंट करवा दिए। अब उस संविधान को बाद में 2011 में आकर 15वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ यहाँ पर ख़त्म किया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कि टेकर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर ऐसी तरीके से बातें नहीं की जाएंगी। लास्ट हम समझते हैं जो कि है द रोल ऑफ इस्लामिक पार्टीज़। देखिए इस्लामिक पार्टीज़ जो हैं उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को, चाहे हम समय से पहले से कभी से देखें, 1971 के अंदर बांग्लादेश बना था, अगर हम तब से देखें तो तब से ही काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगती हैं पॉलिटिक्स। ऑल्दो जो पार्टीज़ है बांग्लादेश के अंदर, चाहे उसमें इस्लामी छत्तर शाबिर हो, उनको इलेक्शन से तो बंद कर दिया, वो हम ऊपर समझ चुके हैं। उसके बाद कुछ नई पार्टीज यहाँ पर बन रही हैं, जैसे कि जमात ब्रेक अवे फैक्शंस। तो वो जो जमात है वो अब टूट टूट के अलग हो रहे हैं और वो रिकॉग्नाइज्ड किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसी वजह से ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है मेन स्ट्रीमिंग इस्लामिक फोर्सेस का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर विजिलेंट मॉनिटरिंग को चाहता है, उसकी एक जो ज़रूरत है उसको बढ़ा देता है। ऐसा ऑथर का जो कि संजय भट्टाचार्य यहाँ पर है उनका यहाँ पर मानना है। एट द एंड हम लोग क्या समझते हैं, क्यों इंडिया इतना इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नेबर्स के साथ हमारा रिश्ता कैसा होगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर आएगी। अगर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी आती है और उनका जो कहीं ना कहीं माइंड सेट है वो सेम पाकिस्तान की तरह रहता है, तो इंडिया दोनों फ्रंट पे इंडिया के लिए काफ़ी नुकसान की बात है। दोनों ही जगह से इंडिया को, चाहे हम ईस्ट में देखें या वेस्ट में देखें, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, इंडिया बीच में फंस जाएगा, दोनों तरफ से यहाँ पर हो सकता है टेररिज्म आए। तो इसीलिए इंडिया हमेशा चाहता है कि जिसके साथ जो हमारे फ्रेंडली अलाइज है, जैसे शेख हसीना कौन है, इनके साथ इंडिया के काफ़ी फ्रेंडली रिश्ते हैं, बहुत अच्छी अलाई या दोस्त हम मान सकते हैं बांग्लादेश को फिलहाल, क्योंकि ये लीडर है। अगर ये बदल जाती है, इनकी जगह कोई दूसरे माइंडसेट का या काउंटरिंग माइंडसेट का पर्सन यहाँ पर आ जाता है, तो जैसा मालदीव में हमें देखने को मिला, मोहम्मद जब वहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं और उसके बाद वो इंडिया को बिल्कुल बाहर ही निकाल देते हैं क्योंकि वो प्रो चाइना थे, राइट। तो वो हमें दिखाई देता है इन सारी चीज़ों में कि ये इंडिया के लिए नुकसान की बात है। और इसीलिए बांग्लादेश जो है वो एक डेमोक्रेसी है एट द एंड, ये बात हम सबको पता है। और उसके जो कंटिन्यूअस पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं आजकल कपल कर रहा है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के साथ, जो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट चैलेंज हमारे सामने, जो उनके सामने प्लस इंडिया के सामने, दोनों के सामने ही यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि जो उनकी नेशन की डेमोक्रेटिक ग्रोथ है वो भी नहीं हो रही है और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो देयरफॉर जो अपकमिंग इलेक्शन है वो शेप कर सकते हैं ना ही सिर्फ बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स का जो लैंडस्केप है उसको, बल्कि जो उसकी पोजीशन है ग्लोबल स्टेज पे क्या उसको भी। तो जो रिसेलियंस है डेमोक्रेसी के लिए बांग्लादेश में, उसके ऊपर कुछ तो इम्प्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगी पूरे के पूरे एंटायर रीजन के अंदर, और वो हमें सारा का सारा इम्पैक्ट यहाँ पर हमारा जो एक पड़ोसी है पाकिस्तान, उसके साथ भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। वो क्यों मिलेगा वो मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऑन द अपसाइड एनएसओ's जीडीपी
एस्टिमेट सरपास एक्सपेक्टेशंस, कंटिन्यूअस वीकनिंग इन प्राइवेट कंजप्शन रिमेन्स अ वरी। देखिए क्या बात कर रहा है यहाँ पर, एनएसओ यानी कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उनके द्वारा कुछ डाटा रिलीज किया गया है। डाटा में ये बताया है कि जो हमारा एक तरीके से एस्टिमेट था, यानी कि हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि जो फाइनेंशियल आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसका जो रेट है वो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर हमें पहला पॉइंट समझ में आता है कि एनएसओ ने ये बात बताई है कि जीडीपी एस्टिमेट जितना सोचा था उससे ज़्यादा निकल गई है। कितना सोचा था? 7.2% का सोचा था। कितना ये हो गई है? 7.3% से ग्रो कर रही है। 7.3% का फिगर हमें फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है, तो 0.1% से ये ज़्यादा निकल के आई है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर ये बताते हैं कि ये जो एस्टीमेट था उसने जितनी भी हमारी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी, उनको यहाँ पर सरपास कर लिया है, ऊपर बढ़ गया है और एक इंक्रीज दिखाई है। जो लास्ट ईयर का डाटा था, लास्ट ईयर 2022 का 23 का हमारा क्या डाटा था? 7.2%, और यहाँ पर हमारा कितना था? 7.3% 2023 का। तो ये डाटा हमें दिखाई देता है। इतनी ग्रोथ होने के बाद भी हालांकि कुछ यहाँ पर हमारे लिए कंसर्न है, जो कि प्राइवेट कंजप्शन जो कंट्री का हो रहा है उसमें थोड़ी सी वीकनेस, थोड़ी सी कमजोरी दिखाते हैं। वो आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं और उन्हीं को हम यहाँ पर चलिए देखते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं कि क्या था जर्नल मैटर। दूसरा यहाँ पर है एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू स्लो। देखिए हमें पता है कि जब कोरोना आता है, कोविड का यहाँ पर केस दिखाई देता है, तो एग्रीकल्चर ने इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी स्टेबल रखा, काफ़ी रिसेलियंट रखा। कितनी भी समस्याएं आए लेकिन वो डगमगाई नहीं। लेकिन अब जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, चाहे अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात करें, तो एक्सपीरियंस किया गया है कि जो एंटिसिपेटेड ग्रोथ है वो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की 7.9%। लेकिन एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो जितनी प्रिडिक्टेड ग्रोथ थी, देखिए जितना हमने माना था, मान लीजिए हमने माना था यहाँ पर वटेवर नंबर, एक कोई भी नंबर हमने एस्टिमेट किया, अब वो उससे कम होकर 1.8% कम हुई है। तो एक यही सेक्टर हमें दिखाई दे रहा है कि हर सेक्टर जो बढ़ रहा है, उसके अलावा सिर्फ एग्रीकल्चर में यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सबड्यूड प्राइवेट कंजप्शन अफेक्ट्स इकोनॉमिक हेल्थ। तो कितना यहाँ पर स्लो कितना देखा गया वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 1.8% का डिक्लाइन। सबड्यूड प्राइवेट कंजप्शन अफेक्ट्स इकोनॉमिक हेल्थ। ऑल राइट, तो प्राइवेट कंजप्शन ग्रोथ जो होती है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट की गई है, वो काफ़ी कमज़ोर है। क्योंकि देखिए वैसे तो वो बड़ी है, इंक्रीज़ कितनी हुई है? 4.4% यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है पिछले साल से। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करें दो चीज़ों को, क्या क्या कंपेयर करना पड़ेगा? देखिए सबड्यूड वेज, यानी कि ऐसे वेज या इनकम, इसको आप ले सकते हैं कि जो मिल चुके हैं, राइट, तो यहाँ पर इनकम मिली है, उसके कंपेयर में जब हम करते हैं कि ग्रोथ का सिनेरियो क्या है, वो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन में होता है। तो ये दो चीज़ों को यहाँ पर कंपेयर किया गया है, सबड्यूड वेज को और यहाँ पर ग्रोथ को। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनकम डिवाइडेड बाय ग्रोथ। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला हमें समझा रहा है कि इसके हिसाब से तो ग्रोथ काफ़ी कम निकल के आई है, ये तो ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन 4.4% आई है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो कि है वेरिंग ग्रोथ प्रोजेक्शन। देखिए जो एनएसओ का यहाँ पर एस्टिमेट दिया गया था 7.3% का प्रेजेंट ईयर का, वो सिग्निफिकेंटली तो सरपास किया है उसने बिल्कुल, क्योंकि प्रेडिक्शंस थी यहाँ पर 7% की। और वो जो बनाया है, जो कि किसने किया था, प्रेडिक्शन कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई ने ही ये प्रेडिक्शन की थी। अभी भी आरबीआई अगले साल के 2024 के लिए प्रेडिक्शन कर चुका है कि वो यहाँ पर 7.6% के अराउंड होने वाला है। तो ठीक है, ये प्रेडिक्शन पहले ही हो जाते हैं क्योंकि भविष्यवाणी है ना, प्रेडिक्शन क्या होता है? भविष्यवाणी होती है। तो भविष्य में आप जो होगा वो आपने बता दिया। लेकिन अब जब दिसंबर का यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी है और जब दिसंबर के अंदर इसको डाटा को निकाला गया तो सरपास कर गई थी। वेरियस ग्रोथ प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाई गई है। सेक्टोरियल ब्रेकडाउन यहाँ पर है। कैसे? देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने बात किया कि वो थोड़ा सा डाउन टर्न हो गया, थोड़ा सा डाउन है, स्लो हो गया है। जितनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी उतनी नहीं दिखाई दी, बल्कि 1.8% की यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया है एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं, राइट। तो सेक्टर के हिसाब से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि कुछ सेक्टर्स में यहाँ पर अच्छी रोबूस्ट आई है, पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, जैसे कि 7.9% यहाँ पर देखने को मिली है। कहाँ पर? इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। ऑल्दो ये लास्ट ईयर जो था उससे सिर्फ 4% ही बढ़ा है,
लेकिन ये बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें कितनी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, 7.9% का डाटा दिखाई दिया। ग्रोथ कितनी है, 4.4% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंजप्शन के थोड़े से कंसर्न है। वीक प्राइवेट कंजप्शन है, लोग कम खरीद रहे हैं, ये एक थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि 4.4% ही निकल के आया है, और ये हम इनकम ग्रोथ में समझ सकते हैं। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एस्टिमेट से थोड़ा सॉलिड निकली है, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंजप्शन को बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये चूज करना पड़ेगा कि ये जो कंसर्न है इनको वो यहाँ पर एड्रेस करे, जो अपकमिंग मंथ आने वाले, महीने आने वाले, पर्टिकुलरली क्योंकि नेशन के अंदर यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल निभा सकते हैं जब हम जो इकोनॉमी है देश की, नेशन की जो इकोनॉमी और उसका जो पाथ है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसको यहाँ पर शेप देने की बातें करेंगे। तो ये भी यहाँ पर देखा गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं जो कि जीएस पेपर 1 के अंदर आपका आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा बहुत यहाँ पर काम आ सकता है। और चलिए देखते हैं सोशल जस्टिस में, और ऐसे के लिए इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट। देखिए अगर आपका ऐसे आता है तो ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको अगर आप ऐसे इस तरीके से चीज़ों से समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आर्टिकल लिखा गया है रिंकू घोष द्वारा, जो कि बात कर रही है द वुमन ऑफ रामायण, रामायण की औरतों की यहाँ पर बात की गई है। तो ये कहते हैं कि जो ग्रैंड एपिक रामायण है, क्यों हो रही है फिर रामायण से रिलेटेड बातें, क्योंकि अयोध्या के अंदर क्या बना है जी, राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, अयोध्या का जो टेम्पल है, कल भी हमने उसको कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि उसका इनॉग्रेशन होने वाला है 22 जनवरी को। तो उसी से रेलिवेंट अब यहाँ पर आर्टिकल आएंगे, और उसी में यहाँ पर आर्टिकल दिया है रामायण से रिलेटेड, जो कि राम की स्टोरी है। तो यहाँ पर ग्रैंड एपिक जो है रामायण, जो उसको वो सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करता है कि लॉर्ड राम की जर्नी ही नहीं दिखाता है वो, बल्कि वो बहुत सारी न्यूमेरियस स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट वुमन कैरेक्टर्स को भी दिखाता है, जैसे सीता, कैकई एंड मंदोधारी। ये जो कैरेक्टर थे ये कहीं ना कहीं ओवरशैडो हुए हैं उनके मेल काउंटर पार्ट से, ये बात तो सच है। हालांकि सीता जी काफ़ी फेमस है, लेकिन कैकई भी यहाँ पर और जो मंदोधारी है, इन जो कैरेक्टर्स हैं इनको थोड़ा सा लोग कम जानते हैं, थोड़ा सा ओवरशैडो और समय के साथ दिखाई दिए हैं होते हुए। और इसी वजह से आप देख पाएंगे कि ये जो कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर खास टाइम पर मोरल कंपास को दिखाते हैं या लाइट लेके आते हैं आपका, जब हम हाइपर मस्कुलिनिटी की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है हाइपर मस्कुलिनिटी। देखिए हाइपर मस्कुलिनिटी का मतलब होता है यानी कि ज़्यादा आप एक मस्कुलिनिटी यानी कि मसल्स जो आपकी हैं उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएं। मेल्स के काउंटर पार्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मेल्स को जो एक हमें एनर्जी उनसे मिलती है, मैस्कुलिन एनर्जी जिनको बोला जाता है, क्योंकि उनके पास मसल पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फेमिनाइन, इसीलिए एपिक के अंदर है। तो उनकी स्टोरीज़ को, उनके रोल्स को क्या क्या उन्होंने आज तक कंट्रीब्यूट किया है रामायण के अंदर, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रामायण मिलती है, राइट, अलग अलग जो जगह है, स्थान है, वहाँ की अपनी अपनी रामायण है। तो उनमें क्या क्या उनके रोल रहे हैं, उन्हीं को कुछ सोशल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हाईलाइट किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो रोल है वो है सीता जी का, जिनको द सिंबल ऑफ फर्टिलिटी एंड कंटिन्यूटी का नाम दिया गया है ऑथर के अकॉर्डिंग। ऑथर कहते हैं कि सीता जी ने कैसे एक प्रकृति को यहाँ पर पुरुष के साथ दिखाया है, इलस्ट्रेट किया है कि प्रकृति टू द पुरुष, यानी कि फर्टिलिटी एंड कंटिन्यूटी जो है वो सोशियो एग्रीकल्चर सोसाइटी का बहुत ही क्रूशियल भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर भाग है। और फर्टिलिटी क्या होता है, यानी कि प्रजनन की जो क्षमता है, कंटिन्यूटी क्या है, जो लगातार चलता रहे। तो ये सब चीज़ें अगर प्रजनन नहीं होगा, फर्टिलिटी नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि जो ग्रोथ हो रही है, जो प्रकृति है, जो ये नेचर है, वो चल ही नहीं पाएगा। ना एनिमल्स बचेंगे, ना कोई फूड होगा, ना कोई क्रॉप होगी। हर क्रॉप, हर पौधा, हर किसी को यहाँ पर दोबारा बनने के लिए रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, फर्टाइल होना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं सीता जी के बारे में दिखाया गया है। उनको दिखाया गया है कि वो अर्थ से जन्म लेती है, यानी जो धरती है उनका जन्म अर्थ से होता है, और इसी वजह से वो नेचर की पावर को और उनकी जो बाउंटीफुलनेस है उसको यहाँ पर दिखाती है। वो विदिशा से यहाँ पर रहने वाली थी, विदिशा की, जो कि ट्रांजिशनिंग है एक मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ। देखिए मोनार्की क्या होता है, जहाँ पर राजा आपका जो हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट राजा होगा,
लेकिन रिपब्लिक क्या होता है, जिसको इलेक्शन किया जाकर वहाँ पर चुना जाता है। तो हमारी स्टेट क्या है, फिलहाल हमारी जो इंडिया की स्टेट है वो एक रिपब्लिक स्टेट है। आप प्रेम्बल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि इंडिया इज़ अ रिपब्लिक सोवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट, यही समझ में आता है। तो रिपब्लिक का मतलब है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट वैसे तो हमारे दो हैं, एक हमारा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दूसरे हमारे होते हैं हेड ऑफ द स्टेट जो कि होते हैं प्रेसिडेंट। तो हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, क्या उनका इलेक्शन होता है? जी बिल्कुल, उनका इलेक्शन होता है। जस्ट फ़र्क ये है, बहुत सारे लोग जो है वो इतने ज़्यादा इंडिया में अवेयर नहीं होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, या उनको ज़्यादा पता नहीं चलता होगा कि इलेक्शन कब हो गया, क्योंकि ये इलेक्शन हमेशा इनडायरेक्ट होता है, राइट। इनको जो हमने प्रतिनिधित्व ऑलरेडी कर कर भेज दिया है लोकसभा प्लस राज्यसभा की सीट्स के ऊपर, वो सभी के सभी यहाँ पर टोटल जितने लोग हैं 550 लोग होते हैं आपके लोकसभा में और 250 लोग होते हैं राज्यसभा में। तो ये जो आपके 800 लोग हैं ये यहाँ पर मिलकर, बल्कि पहले कितने होते थे, 802 लोग होते थे। क्यों? क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस को भी यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता था, जो कि अब नहीं होता है। तो ये सभी लोग यहाँ पर मिलकर हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन ये जब हम बात करते हैं रामायण की, जो कि हमेशा मानी गई है कि 4th BCE 4 ईसा पूर्व से लेके 4th CE के बीच में लिखी गई है। रामायण कब लिखी गई है? 4th BCE से 4th CE के बीच में। और ये किसका मानना है? ये हिस्टोरिकली जो हमारी डेटिंग होती है उनसे हमें पता चलता है कि ठीक है, महाभारत का रामायण का पीरियड ये हो सकता है, इसके बीच में ये हो सकती है कि लिखी गई हो किसी भी टाइम पीरियड में। तो ये हमें समझ में आता है। तो उस समय पे मोनार्की से एक आप अगर जाते हो रिपब्लिक की तरफ, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो जहाँ से सीता जी थी वहाँ पे ये ट्रांजिशन बिल्कुल देखने को मिला था, और वहाँ पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक स्पेस की ग्रोथ भी दिखाई दे रही थी। फिर कहते हैं सीता सेल्फ डिटरमाइंड लाइफ। देखिए इसमें एक और पॉइंट है कि सीता की सेल्फ डिटरमाइंड लाइफ कैसे थी। सीता की लाइफ को एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंसी की तरह देखा जाता है, जब वो खुद के जीवन की खुद चॉइसेस करती है। कैसे? उनको बोला गया कि जब राम जी को बाहर निकाला जाता है कि आप यहीं पे राजमहल में रहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद से चॉइस ली कि नहीं, मैं भी अपने जो जिनसे वो प्रेम करती हैं उनके साथ, मेरे जो उनके जो पति हैं उनके साथ वो जंगल में जाएंगी और इक्वल पार्टनर बन के रहेंगी। वो कहती हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का ध्यान सस्टेन खुद को कर सकती हूँ, इक्वल पार्टनर रहूँगी। और मैन मेड जो लिमिट है, जो लक्ष्मणा रेखा है, उसको भी कहीं ना कहीं वो ट्रांसेंड करती है कि हाँ ठीक है, मैं उसको भी मानूंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। आगे जाते हुए हम देखते हैं कि जब उनका अपहरण हो जाता है, अबडक्शन हो जाता है, अबडक्शन के बाद भी वो चूज़ करती है कि वो हनुमान के साथ भागेंगे नहीं। जब हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं और वो जो वाटिका होती है, सुंदर वाटिका, उसके अंदर वो सीता मैया से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि चलिए आप मेरे साथ, राम जी ने आपको बुलाया। लेकिन फिर भी वो चूज़ करती हैं कि नहीं, मैं भागूंगी नहीं और मैं राम जी के लिए यहाँ पर वेट करूँगी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं वो एम्फसाइज कर रही है कि उनके जो आदमी है, उनके जो मैन है, वो भी एक्टिवली एंगेज कर सके खुद की वुमन के ओनर को बचाने में। उसके बाद वो आगे बढ़ती है, कहानी और आगे जाती है। फिर बात उठती है उनकी पवित्रता के ऊपर, एक सवाल उठाया जाता है। उस समय पे भी सीता जो है वो अपने खुद के 2 बच्चों को पालने के लिए, जो कि लव एंड कुश है, एज ए सिंगल मदर खुद को दूर कर देती है सोशियटिकल कन्वेंशन से, क्योंकि वो उनको उनका जो अधिकार था, इक्वालिटी थी, वो उनको प्रोवाइड नहीं दे रहे थे। तो काफ़ी एक पूरा जीवन उनका स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरत की तरह यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैकेयी द सेज एंड वॉरियर। देखिए कैकेयी की बात होती है, हमेशा एक कहीं ना कहीं ग्रे शेडेड कैरेक्टर दिखाई देता है, नेगेटिव सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेल होता है। तो कैकेयी को डिपिक्ट किया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट थी वारफेयर के अंदर और सेगेसिटी में, जब स्टेट क्राफ्ट की बात आती है, यानी कि जो राज्य चलाने की क्षमता है उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें प्रोफिशिएंट दिखाई देती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मालूम होती हैं। और चाहे वो कितना भी प्यार करती हो, डिस्पाइट हर लव फॉर राम, उसकी जो डिज़ायर थी कि वो खुद के बेटे को सक्सेशन में देखना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और उनकी जो ह्यूमनली रिलेटेड कैरेक्टर है कि हाँ ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप मोह के अंदर अंधे हो जाते हैं। बहुत सारी कहानीज़ में हमने ऐसा समझा, जो हमारे सबसे एपिक यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं महाभारत और रामायण, उसकी
पूरी स्टोरी यहाँ पर ह्यूमनली रिलेटेड कैरेक्टर के ऊपर ही दिखाई जाती है। तो इसी वजह से वो कितना ज़्यादा इंट्रिग्रुअली ऑब्जेक्ट नहीं करती कि राम को थ्रोन के ऊपर अब वापस आने के बाद भी अगर वो आ जाता है तो वो उसकी इंटेंशन जो थी वो उसको दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि राम जो है वो रीजन से मेरिट के हिसाब से यहाँ पर बन रहे हैं, ना कि बर्थ के हिसाब से। जो पहले उनके अंदर एक क्वेश्चन मार्क आया था कि नहीं राम सिर्फ बड़ा है इसी वजह से उसको बनाया जा रहा है, वो शायद लायक ना हो, लेकिन आने के बाद ऐसा वो नहीं करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थोड़ा सा कैकेयी के अंदर एक स्ट्रेटेजिक विट भी दिखाई देती है, एक चालाकी दिखाई देती है सोच समझ कर कुछ करने की। तो कैकेयी का जो स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन है यानी कि उसकी जो समझ है यहाँ पर, वो ये एविडेंट कर देता है कि जो उसने बून्स को इस्तेमाल किया है अपने खुद के बेटे भारत के सक्सेशन के लिए, थ्रोन पर बैठाने के लिए। तो क्योंकि लास्ट में वो समझती है कि यहाँ पर मेरिटोक्रेसी की जरूरत है बर्थ बेस्ड राइस पे, कि आपको जितने आप लायक हो उसी समय पे आपको कहीं कोई चीज़ मिलनी चाहिए, ना कि जस्ट बिकॉज यू आर अ ओल्डर ब्रदर या फिर आप जो पहला जन्म हुआ है आपका तो आपको कुछ चीज़ें दे दी जाए, अधिकार दे दिया जाए। खैर नेक्स्ट हम समझते हैं जो कि है मंदोधारी, द वॉइस ऑफ कंसाइंस। देखिए अब मैं जो ये आर्टिकल समझा रही हूँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन व्यूज़ से अपने आप को नहीं मैच कर पा रहे होंगे। उनको लगता होगा कि किस तरीके से हमने बचपन से कोई चीज़ को समझा है और अब उसको एकदम से थोड़ा सा बदला जा रहा है, हमें ग्रे साइड दिखाए जा रहे हैं। जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनके भी अच्छे साइड दिखाए जा रहे हैं, अच्छे कैरेक्टर्स के नेगेटिव साइड दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको समझा दूँ कि आप एक यूपीएससी एस्पिरिएंट हैं और जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको साथ में एथिक्स का पेपर पढ़ना पड़ता है, जो कि आपकी पूरी की पूरी जो क्षमता है, आपका जो नज़रिया है देखने का चीज़ों को, उसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। उसको जांच करने के लिए केस स्टडी होती है, थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अपनी सोच को यहाँ पर चैलेंज होते हुए नहीं देख सकते कि कोई एक इंसान है, जैसे कि यहाँ पर रिंकू घोष है, वो एक आर्टिकल लिखती हैं और वो आपकी सोच को यहाँ पर चैलेंज कर रहा है, वो बार बार आपको बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ही था। तो ये जो चैलेंज है अगर वो आप सहन नहीं कर सकते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस पेपर के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको ऐसा लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और आप चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो, तो आपको उसको फैक्ट के साथ यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपको दिखाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा फैक्ट देने पड़ेंगे, आपको चीज़ें ज़्यादा बतानी पड़ेंगी, क्योंकि फैक्ट के साथ ही पता चलता है कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ठीक है, कोई चीज़ कितनी गलत है। खैर, तो इसीलिए जस्ट एक ये मैं आपको बोलूँ कि वार्निंग टाइप था कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि थोड़ा शांति रखिए, समझिए चीज़ों को, धीरे धीरे आपकी समझ और बढ़ती जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मंदोधारी का, जो कि द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस की यहाँ पर बात हो रही है कि हमारी जो अंतरात्मा एक तरीके से वो किस तरह यहाँ पर बात कर रही है। मंदोधारी यहाँ पर रावणा की वाइफ थी, जो रावण जो है पूरी जो विलन है इस स्टोरी के एक तरीके से उनकी वो पत्नी थी। तो मंदोधारी रिप्रेजेंट करती है वॉइस ऑफ कॉन्साइंस को कि इतनी ज़्यादा हबरीज हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बेशक कहीं पे हो, नेगेटिविटी कहीं पे हो, लेकिन वहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी जरूर होती है। और इसी वजह से उनकी जो बायसीज हैं कि जो हाई बोर्न आर्यंस हैं उनके लिए वो लाइट वहाँ पर लगाती है और उनको पेट्रोनाइज करती है टुवर्ड नॉन आर्यंस के तरफ भी। देखिए उनका जो एटीट्यूड था ना नॉन आर्यंस के तरफ वो काफ़ी ठीक था, लेकिन जो दूसरे इंसान है, जो उनके आसपास के इंसान है, वो तो ऐसा नहीं मानते हैं। वो अपने पॉलिटिकल एक्यूमेन के लिए भी काफ़ी रिकॉग्नाइज की गई कि उनकी जो शक्तियाँ थी, उनकी जो राजनीतिक समझ थी वो भी बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने प्रियोरिटाइज किया है लंका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को, यानी कि श्रीलंका के वो जो लंबे समय के इंटरेस्ट थे उनके बारे में यहाँ पर सोचती है। और उनके जो हस्बैंड है जिनके कुछ इगोइस्टिक परसुएट थे, उनकी ईगो पे कोई बात लगी तो इसी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई, तो वो उसको छोड़ देती है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे श्रीलंका के बारे में ज़्यादा सोचना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंदर जो कि है मंदोधारीज वाइज काउंसिल। तो वाइज यानी कि समझदारी की। तो मंदोधारी की हमेशा एक अटेम्प्ट रहती थी हमेशा रावण के प्रति कि वो ठीक का रास्ता सुने, क्वेश्चंस हो जाए, थोड़ा समझदार हो जाए, जो भी वो एक्शन ले रहे हैं, जो भी वो कर्म कर रहे हैं, उनके रिजल्ट क्या आएंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे। और इसी वजह से वो हर बार एग्जाम्पल दे देकर उनकी जो समझदारी थी, वो जो काउंसिल देती थी, एडवाइस करती थी, वो बार बार उसको दिखाती थी
ताकि जो श्रीलंका है उसके वेलफेयर के अंदर यहाँ पर वेलफेयर जो है उस पर फोकस किया जाए, ना कि रावण की ईगो के ऊपर। तो आज का अगर हम एंड करें इसी पे, या फिर आपको आर्टिकल लिख रहे हैं आप, हाइपर मस्कुलिनिटी जो है वो एक आप यहाँ पर शब्द सीख के जा रहे हैं, तो कंक्लूजन के अंदर आप जो ऐसे होगा उसके अंदर भी यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं। खासकर जब वुमन के सेंट्रिक कोई ऐसे आता है तो आप हिस्ट्री से इंट्रोडक्शन में शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद एज अ स्टोरी यहाँ पर चल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस स्टोरी है। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर खासकर हमारी जो आंसर शीट्स आप लोगों की आप लिखेंगे मेंस के अंदर या वैसे भी जो चेक होती है, वो काफ़ी आपके जो थोड़े से मेच्योर लोग होते हैं, जो थोड़े एज्ड लोग होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, काफ़ी उनको 20-25 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है टीचिंग का, उस फील्ड का, वो लोग चेक करते हैं। और उनको इस एज के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट हो जाता है हमारे जो एपिक्स है, हमारे जो पुराण है, अगर आप चीज़ों को ढंग से यहाँ पर लिख पाएंगे, दर्शा पाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल मुझे दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो एज चल रही है हाइपर मस्कुलिनिटी की, इसके अंदर कैरेक्टर जो सीता, कैकई और मंदोधारी जैसे कैरेक्टर है, चरित्र जो है, उनको रामायण से यहाँ पर एक एसेंशियल प्रोस्पेक्टिव दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो आज के समय पे भी मस्कुलिनिटी की बात होती है या फिर यहाँ पर फेमिनिज्म की बात होती है, तो वो रेलिवेंट रहता है डिस्कशन के लिए, बार बार उसको रेलिवेंस को देखा जा सकता है आज के समाज के अंदर भी। तो इसी वजह से कुछ जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर सभी औरतों को ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये उनका राइट है। कौन सी वैल्यूज़ है? जैसे कि इंडिपेंडेंस की वैल्यू, कि आप खुद से स्वतंत्र हो, विजडम की वैल्यू, समझदारी आपको लेके आनी चाहिए, मोरल कॉन्साइंस जो कि मंदोधारी में था वो आपको ग्रहण करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रिफ्लेक्ट करती है एक औरत का पूर्ण रूप को, कि वो कंप्लीट किस तरीके से हो सकती है। तो वो जब स्ट्रांग हो तो इतनी ज़्यादा ताकतवर हो, बहुत जब समझदार हो तो काफ़ी समझदार भी होनी चाहिए। तो सारे के सारे और जो उसके अंदर की अंतरात्मा है वो भी मोरल रहनी चाहिए। तीन चीज़ें यहाँ पर मिलकर हमें एक राइट जो पाथ है उसकी तरफ लेके जाती है। और इसी वजह से ये काफ़ी असेंशियल है कि जो ट्रेडिशनली एक्सटोल्ड प्योरिटी की बात करते हैं, जैसे कि सीता जैसे, जो कि अनअर्थ किया जाए कि उनके कुछ और डायनेमिक्स भी थे, उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स एसेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत सारे और स्पेक्ट्रम को यहाँ पर, पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पर दिखाते हैं, ना कि सिर्फ यही कि जो एक कैरेक्टर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उसी की तरफ से यहाँ पर बात हो। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन की बात हो रही है। लिखा गया है यहाँ पर धीरज पांडे जी के द्वारा, जो कि बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो टाइगर कंजर्वेशन है इंडिया के कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर, वो कैसे यहाँ पर हुआ। तो रिवाइवल ऑफ द टाइगर, देखिए टाइगर की जो रिवाइवल की बात है इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये पावर ऑफ कंजर्वेशन की एफर्ट की वजह से ही हो पाया है कि हम लोगों ने क्या किया है एनवायरनमेंट के अंदर, कि हमेशा से कंजर्वेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया है कि यहाँ पर चीज़ों को बचाओ, कंजर्व करो, एफर्ट किए उसको बचाने के। सबसे पहले 1973 के अंदर टाइगर्स की सेंसस करवाई गई और उसमें हमें पता चला कि 1973 में जो हमारे इंडिया के अंदर टाइगर्स थे, चीते जिनको बोलते हैं, वो नियर टू एक्सटेंशन थे, खत्म होने वाले थे बिल्कुल। और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा पायोटल और सोम्बर मूवमेंट बन गया था कंट्री की हिस्ट्री में कि ये तो काफ़ी खतरनाक चीज़ है। क्योंकि आप जब एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो समझते हैं कि जब कोई भी स्पीशीज़ कहीं से ख़त्म होती है तो वो सिर्फ एक स्पीशीज़ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि उससे रिलेटेड जो फूड चेन है वो भी यहाँ पर ब्रेक हो जाती है। तो वो फूड चेन ब्रेक होगी तो वो सिर्फ एक स्पीशीज के ऊपर यहाँ पर इंप्लीकेशन नहीं दिखाई देंगी, बल्कि और जो रिलेटेड जितने भी इंटर रिलेटेड स्पीशीज है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे। और हमें ये भी पता है कि सभी फूड चेन यहाँ पर मिलके बनाती क्या है, फूड वेब। तो जो फूड वेब आपका होता है उसमें तो ह्यूमन प्लस सभी ऑलमोस्ट एनिमल्स यहाँ पर मिले होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, तो अगेन उनके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उस समय पे इंडिया के सामने आ गई थी। और इसी वजह से इंडिया में विगरस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को चलाया गया और आज जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी है वाइल्ड टाइगर की पूरे के पूरे ग्लोब के अंदर। तो ये जो डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ग्लोब का डाटा है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। अब पहले ये समझना पड़ेगा कि डेंसिटी क्या होती है। देखिए जब भी हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का मतलब होता है पॉपुलेशन
डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि जितनी आपकी लोग है, जनसंख्या है, लोग है या टाइगर है, मान लीजिए 50 यहाँ पर टाइगर हैं और एरिया 1 किलोमीटर, तो इतना में तो हो नहीं सकता, तो हम 10 किलोमीटर ले लेते हैं। तो 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर यहाँ पर 50 टाइगर, ये हो गया डेंसिटी। तो कितनी डेंसिटी है, कितना घनत्व यहाँ पर निकल के आता है, तो कितना निकल के आएगा यहाँ पर 5, राइट। तो 5 टाइगर पर स्क्वायर किलोमीटर ये यहाँ पर निकल के आएगा। तो ये होती है डेंसिटी। तो ये ग्लोब में सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। चलिए अब ये क्यों हुआ है वो जरा देख लेते हैं। तो पहला है द पाइनियर्स ऑफ रिसर्जेंस। ये पॉइंट यहाँ पर देखकर समझ में आता है कि इस रिसर्जेंस को करने के लिए, इसको वापस से बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें जुड़े हैं और उन्होंने इसको वापस लेके आए हैं। तो हर जो रिवाइवल स्टोरी होती है उसका कोई ना कोई ट्रेल ब्लेजर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर जो ट्रेल ब्लेजर है वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑथर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रेज करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है बिना थके हुए। जो मैनेजमेंट का काम आता है या फिर इफेक्टिवली जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जंगल के अंदर उनको कैसे उन्होंने रोका है, चाहे फिर यहाँ पर पोचिंग की बात करें, चाहे फिर इलीगल इंक्रोचमेंट यहाँ पर कुछ की जाती है उनकी बात हो। तो इस वजह से जो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिए गए हैं वो बहुत सारे लीगल्स एक साथ मिलकर रेगुलेशंस, लीगल एक्शंस अथॉरिटीज़ ने जो लिए हैं उन्होंने एम्पलीफाई किया है, बढ़ाया है टाइगर्स की हैबिटेट को और प्रोटेक्ट भी किया है। और रिमार्केबल जो रिसर्जेंस हमें दिखाई दे रही है मैजेस्टिक प्रेडेटर की जनसंख्या के अंदर, वो भी यहाँ पर इन्हीं को पूरा का पूरा जो एफर्ट है, पूरा का पूरा जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है टारगेट्स एंड ट्रिम्स। देखिए टारगेट्स क्या थे, देखिए ओवर टाइम जो होम रेंज होती थी टाइगर्स की तो वो काफ़ी इंक्रीज हुई है क्योंकि उनके प्रे एनिमल, उनका जो शिकार है उनको भी यहाँ पर इंक्रीज किया गया, उनके एरिया में छोड़ा गया और जो ह्यूमन कॉज्ड डिस्टर्बेंस जो होती थी उसको यहाँ पर कम किया गया है। यही कंबाइंड एफर्ट है जो कि लोकल विलेजेस के द्वारा, जो लोकल गाँव के लोग यहाँ पर थे उन्होंने यहाँ पर मिलकर लिए, क्योंकि वो लोग भी वहाँ पर जाना बंद किया। और जो अथॉरिटीज़ हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, जो और अथॉरिटीज़ है उन्होंने भी मिलजुल कर यहाँ पर ये एफर्ट एक दूसरे के साथ लगाए हैं और इसी वजह से जो एनिमल की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर फ्लरिश होती हुई दिखाई दी है। और ये जो सक्सेस है, ये जो एफर्ट है, ये ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का रिजल्ट इसका दिखाई दे रहा है जो टाइगर्स इतने हेल्दी इकोसिस्टम के अंदर इनवीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पे जो कि चैलेंजेस अहेड की। देखिए वैसे तो रिवाइवल हुआ है लेकिन रिवाइवल के साथ साथ कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां भी यहाँ पर ज़रूर आई हैं। तो इन्हीं में हम देख पाते हैं कि जो इंक्रीज़ हुआ है वो उसके हिसाब से कुछ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कुछ जो जानवर होते हैं जैसे कि टाइगर होता है, अब उसको कम से कम कुछ पर्टिकुलर एरिया चाहिए अकेले एक टाइगर को, जो कि 5 से 6 किलोमीटर हो सकता है कि उसको रोम करने के लिए, रहने के लिए वो सिंगल ही रहना चाहता है। उसको कभी भी, टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो कभी भी आप उसको बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप में नहीं देखेंगे, राइट। तो जैसे खासकर लायंस की बात की जाए तो लायंस का खुद का अपना ग्रुप होता है, खुद की फैमिली होती है, खुद का लीडर होता है, लेकिन टाइगर्स में ऐसा ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो इसी वजह से फ्रेगमेंटेशन हो गया है कि जो लैंड है वो टुकड़ों में बढ़ चुका है कि एक टाइगर यहाँ पे है, वो यहाँ पर रह रहा है, दूसरा टाइगर यहाँ पर है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो लैंड है वो उसकी कमी यहाँ पर हो रही है। और अभी भी माना जा रहा है कि टाइगर जो है वो और एक्सपेंड करेंगे और कहीं वो बफर जोन्स में ना चले जाए या फिर जो फ्रिंज फॉरेस्ट का एरिया होता है जिस तरफ उनको नहीं जाना चाहिए। अब हमें प्रोटेक्शन एरिया के बारे में पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बफर जोन से आपका क्या मतलब है, कोर जोन से आपका क्या मतलब है। तो चलिए जरा उसको समझ लेते हैं। जब भी यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात होती है तो यूएनडीपी के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम चलाए गए हैं, जो कि क्या प्रोग्राम्स हैं, आपके जो एरिया है उसको बांट दिया गया है, राइट। तो कुछ एरियाज को बांट दिया गया है। जैसे पहला जो होता है वो होता है कोर एरिया। अब जो ये कोर एरिया है ये पूरा का पूरा जो नेशनल पार्क है वो प्लस इसके कुछ किलोमीटर तक का और भाग उसको पूरा लेगा, कहेगा कि नहीं इसके अंदर कोई भी इंसान एंट्री तक नहीं कर सकता है बिना गवर्नर की या जो अथॉरिटीज है उनकी परमिशन के बिना। तो ये होता है आपका कोर एरिया। दूसरा जो एरिया होता है वो होता है आपका ट्रांजिशनिंग एरिया,
राइट। तो ये ट्रांजिशनिंग जो एरिया आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसमें ट्रांजिशन होता है कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ की परमिशन दी जाती है, जैसे कि फॉरेस्ट से कोई चीज़ लाने की या माइनिंग वगैरह की, ये कुछ एक्टिविटीज़ है जिनकी परमिशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और थर्ड जो होता है, ये होता है आपका बफर एरिया। अब बफर एरिया का मतलब यहाँ पर देख पाएंगे कि बफर एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर एरिया से काफ़ी दूर होता है, कभी कभी 250 किलोमीटर तक के दूर का एरिया होता है। तो इस तरीके से जो भी आप साइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कंजर्व करना चाहते हो, उसको आप बांट देते हो अलग अलग एरियाज के बीच में, राइट। तो इसी वजह से ऐसा डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि लैंड यहाँ पर कम हो गया है तो कहीं ये फॉरेस्ट में बफर एरिया में ना चले जाए। अब वहाँ पे तो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें दिखाई देती हैं, और एक्टिविटीज़ हो रही हैं और लोग आ जा रहे हैं, तो वो ना टाइगर के लिए अच्छा है ना ही लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। और इसी वजह से एनकाउंटर्स कई बार देखा भी गया है, विलेजेस के साथ कई बार एनकाउंटर, काफ़ी क्लोज एनकाउंटर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कुछ प्राइवेटली ओन्ड लैंड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो मूवमेंट है इन वाइल्ड एनिमल्स की, उनको यहाँ पर रोक देती हैं। जैसे कि ट्रांजिशन एरिया है, इसके अंदर कुछ मैंने बोला ना माइनिंग वगैरह की परमिशन होती है, तो मान लीजिए वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब ये कोर से निकल कर कहीं जाना चाहता है टाइगर, लेकिन नहीं जा पाता क्योंकि वहाँ पर वो है। तो ये भी एक चैलेंजेस की तरह समझना पड़ेगा, और यहीं पर हमारे जो चैलेंजेस है इनको मैनेज करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम जो होगी वो रिसिलिएंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना के ही सोल्व होगी। स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा कानून लगाने पड़ेंगे जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उनके ऊपर, और जो इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग है उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये था यहाँ पे पूरे आर्टिकल का सार, लेकिन क्योंकि अब हम प्रॉब्लम समझ चुके हैं, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि ठीक है ऐसा हुआ है, रिजल्ट हुआ है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि रिजल्ट आया कैसे है, क्योंकि मेंस में तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पूछेगा। मेंस में हमें ये आर्टिकल समझ में आ गया, रेलिवेंस समझ में आ गया, अब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अच्छा ऐसा हुआ है लेकिन कैसे हुआ है, बताइए। एनवायरमेंट पढ़ा है आपने, तो मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए चलिए कुछ स्पेसिफिक मेजर्स को यहाँ पर देखते हैं जो कि पर्टिकुलरली कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ही लिए गए हैं। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे, जो कि पहला है क्रिएशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड एरिया। देखिए जब एस्टैब्लिशमेंट होती है कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जो कि इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था 1936 के अंदर, तो 1936 में इसको नेशनल पार्क बनाया जाता है। उसके बाद में इसको कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है कि बहुत ज़्यादा सेफ जगह होनी चाहिए टाइगर्स के लिए और उनका जो शिकार है उसके लिए। सो टाइगर कंजर्वेशन जो शुरू होता है स्टार्टिंग से, वो बाद में शुरू होता है जब प्रोजेक्ट टाइगर को यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया कि 1973 में सेंसस हुआ, उस 1973 के सेंसस के बाद प्रोजेक्ट टाइगर आता है 1973 में, जिसका मेन मकसद था कि जो टाइगर है उसको बचाना है, उसको एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है, इसके अलावा उनको और ज़्यादा बढ़ाना है। और इसी वजह से जो सिग्निफिकेंट पोर्शन था कॉर्बेट का, उसको डिज़ाइन किया गया और उसको डेजिग्नेट कर दिया गया कि ये टाइगर रिजर्व होगा। तो कॉर्बेट जो था वो क्या बन गया, चेंज होकर बन गया टाइगर रिजर्व, राइट। टाइगर रिजर्व की तरह वो दिखाई देने लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा पॉइंट फिर क्या हुआ, हैबिटेट मैनेजमेंट यहाँ पर दिखाई दी। कैसे, देखिए अगर आप किसी इकोसिस्टम को एक हेल्दी इकोसिस्टम बना के रखना चाहते हैं, तो खासकर जहाँ पर टाइगर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ के जो उनका प्रे बेस है, उनका जो शिकार है, उनका जो पानी है, रिसोर्सिस है, वेजिटेशन कवर है, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। और जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस होती है, इंसानों की वजह से उनको जो तकलीफ होती है, मिनिमाइज करनी पड़ेगी, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम हो जाना चाहिए। तो इसी वजह से जो अथॉरिटी थी उन्होंने काफ़ी कंटिन्यूअसली वर्क किया है हैबिटेट को इम्प्रूव करने में, जैसे कि सोइल के ऊपर काम किया, वाटर कंजर्वेशन पे काम किया, ग्रासलैंड मैनेजमेंट किया गया, और जो इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं, जो आपकी जो रहने वाली स्पीशीज है उनको ख़त्म कर देती है इन प्लांट्स में, उनको यहाँ पर रिमूव किया गया। तो ये सारी चीजें की गई। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं जो कि है स्ट्रिक्ट लीगल प्रोटेक्शन। देखिए टाइगर्स और उनके हैबिटेट के ऊपर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिंजेंट लीगल प्रोटेक्शन लगाए गए हैं, और वो किसके अंडर लगाए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो कि है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये एनवायरनमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि दो यहाँ पर बहुत सारे एक्ट है, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर बनाया गया जो कि ब्रिटिश एरा से था, उसी में 4 फॉरेस्ट्स को यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं
तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बातें होती हैं। और फिर हम आगे आते हैं 1972 में, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है जो कि 1972 में आता है। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था उससे 1 साल पहले ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद ही 1 साल के बाद ही यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर को देखा जाता है। तो इसी के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है लीगल तरीके से कि कैसे हंटिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। बहुत ही प्रोहिबिशन लगा दिया जाता है, स्ट्रिक्ट लॉ, सख्त जो कानून है उनको लाया जाता है पोचिंग के खिलाफ। पोचिंग क्या होती है? एक जगह से आप दूसरी जगह पे किसी जानवर को लेकर चले जाते हैं, बेच देते हैं, तो इसको पोचिंग बोलते हैं। पोचर्स होते हैं यहाँ पर, वो इलीगली जाएंगे, जानवर को मारेंगे या जिंदा रखेंगे, उनकी खाल निकालेंगे, उनके जो आइवरी होती है, एलिफेंट्स को खासकर उनके दांत के लिए पकड़ा जाता है, टाइगर्स के जो पंजे होते हैं उनके लिए उनको पकड़ा जाता है, उनकी स्किन के लिए, तो इन्हीं चीज़ों के लिए उनको लेके जाएंगे। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैक की कैटेगरी में इनको सबको डाला गया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है मिटिगेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अब सबसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। कई बार जानवर बाहर आ जाता है, कई बार आप उनके एरियाज में जा रहे हो तो वो कहाँ जाए, वो आपके खेतों में आएंगे, वो वहाँ पर खाने की तलाश में आएंगे क्योंकि उनको भी एरिया चाहिए। इस वजह से बहुत सारे ह्यूमन्स उनको मार देते हैं, या फिर अगेन जो काफ़ी ऐसे मेजर्स वो लेते हैं गांव वाले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि ठीक नहीं होते हैं। तो इसी वजह से जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर अलग तरीके से बनाया गया। मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर सोलर पावर इलेक्ट्रिकल फेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, या फिर जो डग है खोद दिया गया है ट्रेंचेस को पार्क की पेरिफेरी पे, ताकि जो टाइगर का और ह्यूमन का इंटरेक्शन है वो काफ़ी कम हो सके और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी यहाँ पर कम हो सके। 5th पॉइंट हम देखते हैं जो कि है इको डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। देखिए जो पार्क का मैनेजमेंट होता है वो साथ में लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में मिलकर ही काम करता है, और इसी वजह से यहाँ पर एक पूरा प्रोग्राम भी चलाया गया है जो कि है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, राइट, MPA भी यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर MPO। तो ये जो मैन एंड बायोस्फीयर है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा इधर भी दिखाई देता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से इसको चलाया गया था, ये यहाँ पर भी दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में मिलकर क्यों ना हम जो उनकी डिपेंडेंस है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर उनको थोड़ा सा कम कर दे, उनको अलग तरीके से दूसरी जगह पर लगाया जाए कि देखिए फॉरेस्ट पे आप थोड़ा कम करिए क्योंकि जानवरों को भी उनका हिस्सा चाहिए। तो इसी वजह से ताकि ह्यूमंस का भी मैनेजमेंट हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, और जानवर भी अपने जो रह रहे हैं, एनिमल जो रह रहे हैं, पर्टिकुलरली हम टाइगर की बात करें तो उनको भी उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो रिसोर्सेज है वो उनके पास बने रहने चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन दिए जाते हैं अलग अलग जो आपके कॉमन यहाँ पर लोकल लोग रह रहे हैं उनके लिए। फिर यहाँ पर इको टूरिज्म जैसी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा गाइडिंग दिखाई जाती है ताकि जो लोकल सपोर्ट है कंजर्वेशन के लिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। देखिए जब इन्फॉर्म डिसीजन कोई बनाता है खासकर टाइगर कंजर्वेशन के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कितनी संख्या होनी चाहिए, उनकी हेल्थ क्या होती है, बिहेवियर का पैटर्न क्या होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो फिर आप उनको कंजर्व नहीं कर सकते हो, राइट। तो रेगुलर टाइगर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनके ऊपर रिसर्च होती रहनी चाहिए, उनके ऊपर नहीं बल्कि उनके बिहेवियर के ऊपर यहाँ पर रिसर्च रहनी चाहिए। तो काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं, क्या क्या किस तरीके से उनको ऐसे कंजर्व के लिए किया जा सकता है। जैसे कि कैमरा ट्रैपिंग, मॉनिटरिंग तो उनके ऊपर ऐसे ही हो सकती है, आप कैमरे से नज़र रख रहे हो, आजकल तो ड्रोन आ गया तो और ज़्यादा उनके ऊपर ट्रैपिंग हो सकती है। फिर पग मार्क ट्रैकिंग होती है कि उनके जो पंजे होते हैं, जो उनके अलग अलग पंजे के मार्क होते हैं, तो उनके पंजों के मार्क्स को यहाँ पर ट्रैक कर लिया जाए। उसके बाद हैबिटेट इवोल्यूशन लगातार जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि देखिए ये चीज़ें उनके लिए रहने के लिए ठीक है या नहीं है, सो दैट जितनी भी टाइगर्स की ज़रूरतें हैं वो यहाँ पर मीट हो सके, पूरी हो सके। लास्ट हम पहुँचते हैं जो कि है एंटी पोचिंग मेजर। सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पर है क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसकी वजह से देखने को मिलती है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क ने खुद का अपना एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाया है। क्या बनाया है? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेगुलरली यहाँ पर पेट्रोल्स करता है, सर्वेलियंस लगता है, नजर रखता है, डिटेक्टर करता है, डिटेक्ट करता है जो भी पोचिंग एक्टिविटीज उनको दिखाई देती हैं। और इसीलिए उनकी जो स्पेशलाइज्ड टीम है वो हैंडल करती है वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन को, जो भी उनके लोकल लॉ इन्फोर्समेंट है उनके साथ कोलैबोरेट करके कि देखिए हमारे पास ये है, इनको पकड़ कर लेके जाइए। तो खासकर जब ये कंजर्वेशन की मेजर्स की बात होती है ना, तो एक और बात यहाँ पर याद रखनी बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे 7 कंजर्वेशन के मेजर्स को देखे जो
जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्टोरी है। अब आप इनको कहीं पे भी लगा दीजिए, ये वहीं पे सूट करेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाएगा तभी आप रखेंगे, नहीं, ये ऐसे पॉइंट है जो सिद्ध करते हैं कि इनकी वजह से रिजल्ट ठीक आता है। तो आप इसको कहीं पे भी पूछ लीजिए, जस्ट कंजर्वेशन मेथड्स आपको लिखना है तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि जो ये बचाव के मेजर्स होते हैं, ये प्रयास जो होते हैं, ये क्विक फिक्स नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आपने किया और लगता ही हो गया जस्ट एक दिन में, नहीं, इनके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए होती है, एक्शन चाहिए होता है लंबे समय तक। और वो हम ऑब्वियसली कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ देख के समझ सकते हैं कि डेडिकेशन बहुत चाहिए है प्रिजर्व करने के लिए मेजेस्टिक क्रिएचर जैसे कि टाइगर को, राइट। तो इसके लिए बहुत सारी बड़ी डेडिकेशन भी चाहिए होती है। चलिए नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डेमोक्रेसीज ईयर ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए लिखा गया है राम राज्य राम माधव जी के द्वारा। तो ये बता रहे हैं कि जो राम माधव जी हैं वो कहते हैं कि किस प्रकार से 2024 जो है वो एक तरीके से लीप ईयर है, राइट। और अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर जो पहले हुए थे उनके अलग से हम देख सकते हैं कि एक स्पोर्ट लाइटिंग वर्ल्ड की डांस ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि कभी कहीं पे इलेक्शन हो रहे हैं, कभी कहीं पे इलेक्शन हो रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी 100 जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज आज के टाइम पे है वर्ल्ड के अंदर, 205 पूरी टोटल कंट्रीज है, उनमें से 100 कंट्रीज ऐसी है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है, जो फंक्शन कर रही है फिलहाल। इन 100 कंट्रीज में से 70 जो कंट्रीज है उनका यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो इन इलेक्शंस में दिखाई देगा। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि ग्लोबल इलेक्शन ओवरव्यू है, जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज है जैसे कि यूएसए, यूके, उनके अंदर भी यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। फिर कोई जो यंगेस्ट है जैसे कि भूटान और तुनिशिया, वो जो उनके अंदर भी यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिल रहा है। फिर जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जैसे कि इंडिया, उनके अंदर भी यहाँ पर इलेक्शन है। तो जो वर्ल्ड की 2/3 यहाँ पर डेमोक्रेसीज है, लोकतंत्र है, उनके अंदर इस साल में इलेक्शन होने वाले हैं। नेक्स्ट है हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्लक्चुएशन डायनामिक्स एंड चैलेंजेस। देखिए डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल अपहेल्स को फेस कर रही हैं, कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ चेतावनियां हैं, कुछ खतरे हैं, कुछ यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग के मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्लाइमेट इश्यूज है, अथॉरिटेरियन रिजीम प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो फ्यूचर है डेमोक्रेसीज का उनके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है कंट्री हाईलाइट्स। देखिए जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, यूके के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं मैक्सिको के अंदर भी, साउथ अफ्रीका और अदर जो अफ्रीकन नेशन है वो भी यहाँ पर टेस्ट अब किए जाएंगे। नेबरहुड फोकस की बात करें तो एशिया के अंदर हम देखेंगे कि कुछ कंट्रीज जैसे कि भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान, इन सभी के भी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट कोज होगा जो रीजनल पावर डायनेमिक्स है यहाँ पर उसको देखने के लिए। और एंड में हम आते हैं इंडिया के ऊपर, जो कि इंडिया मेक्स इस मार्क के ऊपर कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये खुद की जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उनको यहाँ पर दिखाएंगे, डिफाइन करेंगे। जो क्रिटिक्स आती है कि इंडिया की डेमोक्रेसी डिके कर रही है, सड़ रही है, उस चीज़ पे बताएगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक रोबूस्ट एंड इवॉल्विंग डेमोक्रेटिक पिक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं इंडिया का डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन के ऊपर कि जो इंडिया की डेमोक्रेटिक जर्नी है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कैपिटलिज्म के अंदर देखी जाती है कि नहीं, वो तो कहीं ना कहीं यूके से पूरा का पूरा मॉडल लिया गया है। ये हमेशा इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है, लेकिन अब वो खुद की तरफ से ट्रांजिशन कर चुका है एक मोबोक्रेसी की तरह, एक वाइब्रेंट एंड मेच्योर डेमोक्रेसी की तरह, जो कि उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखाई देता है। फिर इंडिया के जो इलेक्टोरेट है उसके अंदर भी मेच्योरिटी आई, यानी कि हम आप जैसे लोग जो वोट करते हैं उनकी जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ हुई है इंडिया के इलेक्टोरेट में, वो भी यहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गया है कि वो अब जो वोटिंग है वो कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन को ध्यान में ना रखते हुए परफॉर्मेंस बेस्ड एवोल्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमें परफॉर्मेंस देखनी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस आप रिलीजन से यहाँ पे बैठे हो, किस कहाँ से आप आए हुए हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आप किस तरीके का काम कर रहे हो, उन लोगों की क्षमता है, उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं की पैरामीटर ऑफ इंडियन इलेक्शन की तरफ। जो फोर्थ कमिंग इंडिया के इलेक्शन अभी आने वाले हैं तो उनके अंदर 4 मेजर क्राइटेरिया के ऊपर बात हो रही है। पहला जो क्राइटेरिया है वो है यहाँ पर आइडेंटिटी, कि आप हो कौन, क्या आप एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी हो। दूसरा यहाँ पर है इकोनॉमी, इकोनॉमी के हिसाब से आप क्या करने वाले हो। थर्ड कैटेगरी को हम यहाँ पर देखेंगे जो कि है सिक्योरिटी। एंड फोर्थ यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो है
प्राइड एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर नेशनल प्राइड की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो प्राइड की भी यहाँ पर बात हो रही है जो कि नेशन के प्रति है, तो नेशनल प्राइड। और इसीलिए जो मोदी गवर्नमेंट है वो एक इम्प्रेसिव चांस रखती है कि उनकी जो डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है उसके हिसाब से वो जीत सकते हैं फिर से, ऐसा ऑथर का बोलना है। फिर हम देखते हैं कि जैसे कुछ डेवलप्ड की जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है जो विकसित हो चुकी हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, आज के टाइम पे भी उनमें कियोस एंड अनसर्टिनिटी दिखाई देती है, लेकिन इंडिया खुद से सेट है कि वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के ऊपर खुद का एक एग्जाम्पल यहाँ पर फिट करने वाला, दिखाने वाला है। जैसे नया साल यहाँ पर बहुत सारे चेंज लेके आने वाला है, उसी तरीके से इंडिया के लिए भी एक नई बिगिनिंग इसको देखे जा सकते हैं। एक सिग्निफिकेंट ये आने वाला साल बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, जो कि आ ही चुका है। तो जैसे कि एक स्टोइक फिलोसोफर सेनेका नाम से है, उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे याद आ रही है, जो कि है एवरी न्यू बिगनिंग कम्स फ्रॉम सम अदर बिगनिंग एंड। देखिए हर जो नई बिगनिंग होती है ना, हर जो नई शुरुआत होती है वो किसी ना किसी जो पुरानी बिगनिंग थी, जो पुरानी शुरुआत थी उसके अंत से शुरू होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी मैसेज के साथ इंडिया भी ग्लोब में ये दिखा रहा है कि वो बोल्डली अपने फ्यूचर जो उसका लोकतंत्र है उसके लिए यहाँ पर तैयार है। तो यहीं पे जो आज के हमारे आर्टिकल्स है वो एटलीस्ट माइंड मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन्ड पेज की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है ये आर्टिकल, जो कि है बीज आर फीवर फ्लावर्स इवॉल्विंग टू सेल्फ पॉलिनेट न्यू स्टडी सेज। देखिए जीएस पेपर 3 में और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि जो पॉपुलेशन है पॉलिनेटर्स की, जैसे कि पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, जो अलग अलग बीज हो गए हैं यहाँ पर, इंसेक्ट यहाँ पर एज अ पॉलिनेटर हो सकता है, इवन ह्यूमन बींग्स भी यहाँ पर एक पॉलिनेटर हो सकते हैं। कैसे, देखिए ये क्या करते हैं, ये एक पौधे के ऊपर या फ्लावर के ऊपर जो कि पॉलिनेट हो सकता है किसी दूसरे फ्लावर से, उसके ऊपर बैठते हैं अपने साथ। जब ये उड़ते हैं तो उनका कुछ पॉलिनेशन जो होता है वो भी इनके साथ जाता है, और जब ये दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो उसके जो ओवरीज होती है वहां पर उसमें पॉलिनेशन डल जाता है और इससे एक नए फ्लावर का फिर से जन्म होता है। तो ये रिप्रोडक्शन साइकिल है कि किस तरीके से एक फ्लावर दोबारा जन्म लेता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसा इंसेक्ट भी करते हैं, ह्यूमंस भी कई बार ऐसा कर देते हैं कि वो कुछ खाते हैं या फिर जो फ्लावर्स वगैरह हैं उनको ऐसे हाथ में तोड़ते हैं, तो उसके जो पॉलिनेटर है वो हवा के साथ क्योंकि बहुत हल्के होते हैं तो उड़ के दूसरे फ्लावर्स तक चले जाते हैं। अब कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं कि खुद से ही अपने आप को पॉलिनेट कर देना, खुद से ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा लेना। तो ये क्या है, जैसे कि हम देख पाएंगे कि जो अब एक नई स्टडी आई है वो कह रही है कि कहीं ना कहीं ये जो फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंज है उसकी कैपेसिटी है कि वो खुद से ही ऐसा अडॉप्ट कर पा रहे हैं, यानी कि एक इवोल्यूशन दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने इनको बनाया है, रेदर कुछ जो फ्लावर्स है खुद में ही इवोल्व हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए वो अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। और इसी के लिए जो पॉलिनेटर है वो काफ़ी क्रूशियल पार्ट बनाते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वो पोलन को एक फ्लावर से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, सीडिंग देखने को मिलता है। एक स्टडी की गई है ऑनगोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर, जो सेल्फिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है कि वो प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शन को यहाँ पर थ्रेटन कर देगा। जनरल है न्यू फाइटोलॉजिस्ट, उसके अंदर इस स्टडी को यहाँ पर पब्लिश किया गया है। तो साइंटिस्ट ने ये एनालाइज किया है कि जो पिनसिस होते हैं नियर पेरिस के हिसाब से, एक फ्लावर है, फील्ड उसका खेत होता है पूरे के पूरे, पेंसिस, ये जो फ्लावर है इस फ्लावर के अंदर यहाँ पर 10% जो छोटे स्मॉलर हैं उन्होंने 20% लेस नेक्टर को यहाँ पर बनाया है, यानी पोलिनेशन को ही वो करना कम करें। और अगर 20 से 30 साल पहले की अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कम ये दिखाई दिया है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, ये फ्लावर जो है वो खुद से फर्टिलाइज होना शुरू हो गए, अपने सीड को काफ़ी बार ये खुद फर्टिलाइज हो जाते हैं और अदर प्लांट से ये सीड्स को नहीं ले रहे हैं। इस वजह से जो फ्लावर है उसका डीएनए मिक्स नहीं हो पा रहा है और जो फ्यूचर जनरेशन है वो और ज़्यादा वनरेबल हो जाएंगे डिजीज़ के, उनको और ज़्यादा यहाँ पर जो आपके डिजीज़ है, बीमारियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी। ड्रॉट, सूखा ज़्यादा हो जाएगा, वो लोग जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि डीएनए स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, एक ही बार बार बने जा रहा है, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो दूसरे नए में भी आएंगी। और दूसरा यहाँ पे कि कुछ और भी चैलेंजेस यहाँ पर देखे जा सकते हैं जो अभी तक पता नहीं चले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है यहाँ पर, आर्मी रिव्यूज इट्स एक्स चीफ बुक रूल्स दैट गवर्न राइटिंग बाय सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर। तो कुछ डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने यहाँ पर बुक्स लिखी है और उन्हीं को यहाँ पर रिव्यू किया गया। तो कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? दो बातें बताई गई हैं। पहली तो जो सर्विंग है, यानी कि जो सर्व कर रहे हैं आर्मी के ऊपर, उनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जो रूल्स है, पहला जो रूल्स आता है जिसके अंडर वो कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते हैं जो सर्व कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ पर बनता हो, वो आता है दी आर्मी रूल्स 1954 के अंडर। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इस रूल के तहत अगर कोई आर्मी पर्सोनल है जो अभी कंट्री के लिए काम कर रहा है, वो कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं कर सकता जो किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ये जो किताब लिखी गई है जैन नार्मा द्वारा, और उनकी किताब का जो नाम है वो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किस चीज़ के बारे में है? ये बात करती है जो आत्मनिर्भर स्कीम जो लाई गई थी उसके बारे में। और इसी वजह से ये, क्योंकि एक पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है इसी साल का और इनको पब्लिश किया जा रहा है, तो इस वजह से इनका भी देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क तब उठता है कि ये तो अभी आर्मी में सर्व नहीं कर रहे, ये तो रिटायर हो चुके हैं, क्या इनके ऊपर भी ऐसा किया जा सकता है? तो इसी को आर्टिकल में समझाने के लिए बताया गया है कि जी, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल होते हैं, क्योंकि ये सेंटर के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद में ये उन्हीं से, सेंटर से ही यहाँ पे पेंशन लेते हैं, इसी वजह से उनके कुछ रूल्स को यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 यहाँ पर है। उसी में ये बताया गया कि कोई रिटायर्ड ऑफिसर भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर जून 2021 में उनका अमेंडमेंट भी हुआ है, और ये बताते हैं कि कोई भी रिटायर्ड जो भी आपके आर्म फोर्सेस से पर्सनल है, उनको यहाँ पर ये हक नहीं है। खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उनके जो भी वो पब्लिश कर रही है, अगर वो पॉलिटिकली उनको ठीक नहीं लगता है, इनकरेक्ट लगता है, या फिर लार्जर गुड के लिए उनको ठीक नहीं लगता है, तो उसको रिव्यू किया जा सकता है या फिर उनको मना भी किया जा सकता है अगर वो ठीक नहीं है तो, कि नहीं आप इसको पब्लिश नहीं कर सकते। और इसी वजह से इनकी जो बुक है, इन्हीं 2 कानूनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रिव्यू की जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बांग्लादेश के इलेक्शंस इन इंडिया। वो ऑलरेडी हम ऊपर यहाँ पर पूरा का पूरा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 2 चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। पहला ये है कौन कौन अब तक जीता है। 1971 से लेके 2008, 14 और 18 में AL यानी आगामी लीग यहाँ पर जीतती हैं लगातार 15 साल। लेकिन कौन जीता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना वो आपके यूपीएससी के मेंस में पूछा जाएगा, ना प्रीलिम्स में आएगा, बल्कि कहीं पे भी ये नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि यूएस के जो क्रिटिकल क्यों है हसीना को लेके, उनकी गवर्नमेंट को लेके, तो ये और इसकी वजह से क्या यूएस की और जो इंडिया की फ्रेंडशिप है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क उठेगा या कोई बदलाव देखने को मिलेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके देखिए हिस्टोरिकल रीजन्स है कि क्यों बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप है यूएस एंड यूके के साथ वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। उसका कारण है पाकिस्तान के साथ जो 1971 में हुआ था। पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान कन्वर्ट होके बन जाता है बांग्लादेश। तो उस समय पे यूएसए यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, और इसी वजह से जो बांग्लादेश के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। और शेख हसीना उनके जो व्यू है वो भी उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं कि उनकी जो व्यूज़ है वो नहीं है। लेकिन यूएस के खुद के रिकॉर्ड काफ़ी इनकन्सिस्टेंट दिखाई देते हैं जब वो अथॉरिटेरियनिज्म को बात करते हैं। हालांकि अमेरिकन खुद ही बहुत कम बार डेमोक्रेसी की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो बांग्लादेश के ऊपर क्वेश्चन कैसे उठा सकते हैं, जबकि वो खुद के जिनकी वो सपोर्ट कर रहे थे, मित्र जिनको मान रहे थे, उन्हीं के अंदर यहाँ पर डेमोक्रेसी ज़्यादा नहीं दिखाई देती है। लेकिन इंडिया के साथ बात करें तो देखिए इंडिया का जो होप है शेख हसीना के साथ वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, और हम क्या पूरी नेशन के अच्छे के लिए यहाँ पर ये माना जा रहा है कि आगामी लीग को ही आगे जीतना चाहिए। और G20 का जो समिट हुआ था दिल्ली के अंदर, उसके अंदर भी जो शेख हसीना है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलती हैं, बाइडन के साथ मिली हैं, यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, उनके सीनियर एडवाइजर्स के साथ भी वो मिली हैं। और इंडिया के साथ कहीं ना कहीं यूएसए का अगर वो एक दूसरे के साथ इनके जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, तो इससे इंडिया की और यूएसए की यहाँ पर रिलेशनशिप पर कोई फर्क ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इनके खुद के अपने स्ट्रेटेजिक कुछ इंटरेस्ट है जिनकी वजह से ये एक दूसरे के साथ आए हुए हैं, और बांग्लादेश के और इंडिया के खुद के अलग हैं। तो ये अलग होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस इसी हिसाब से बनते हैं कि यहाँ पर ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है, जस्ट होता है तो उनके इंटरेस्ट उस टाइम पे किसकी तरफ है इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। खैर आज का हमारा ये जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पर बने हुए हैं। और आप लोगों को बता दूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर भी यहाँ पर